नमस्कार दोस्तों, विजय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़े थे और आज हम लोग शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन भारत में क्यों आया, किसने उसकी घोषणा की, कौन कौन से सदस्य थे, उसने क्या प्रस्ताव दिया था। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन का पूरा विस्तृत रूप से। और कैबिनेट मिशन के बाद भारत में क्या हुआ, कौन कौन से कार्य हुए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा की बैठकें हुई, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू किया जाए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहानी की शुरुआत हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध से करते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध ये चलता है 1939 से 1945 तक। कब से कब चला? 1939 1945 तक। और इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर ब्रिटिश पीएम था विंस्टन चर्चिल। ब्रिटिश पीएम था विंस्टन चर्चिल। और ये वही विंस्टन चर्चिल है जिसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को कहा था अर्धनंगा फकीर। वास्तव में कहा तो फ्रैंक मॉरिस ने था, लेकिन सवाल के रूप में आता था हम लोग क्या लगाते हैं? विंस्टन चर्चिल। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी दौरान गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट किसके हैं? विंस्टन चर्चिल के हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वर्ष 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। और जब ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ तो इस आम चुनाव में विंस्टन चर्चिल की हार हुई। और इस आम चुनाव में जीत किसकी होती है? इस आम चुनाव में जीत होती है लेबर पार्टी की। तो यहां पर लिख देते हैं विंस्टन चर्चिल की हार हुई। विंस्टन चर्चिल की हार हुई। और विंस्टन चर्चिल की हार होती है तो फिर जीत किसकी हुई? जीत होती है लेबर पार्टी की, जिसको हम लोग हिंदी में मजदूर संघ भी कह सकते हैं। लेबर पार्टी की जीत हुई। और जब लेबर पार्टी की जीत हुई तो फिर लेबर पार्टी की ओर से क्लीमेट एटली, लेबर पार्टी की ओर से क्लीमेट एटली ब्रिटेन के पीएम बने। क्लीमेट एटली ब्रिटेन के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बने। याद कहानी समझ में आई? जब द्वितीय विश्व युद्ध चला है 1939 से 45 तक, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के प्रति असंतोष था, नागरिक नाराज थे वहां के। तो जब ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ तो विंस्टन चर्चिल के यहाँ पर हार हुई और लेबर पार्टी की जीत हुई, तथा लेबर पार्टी की ओर से क्लीमेट एटली ब्रिटेन के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। अब यहाँ पर जब क्लीमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया। इन्होंने पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया। पैथिक लॉरेंस को भारत सचिव बनाया। और भारत सचिव का पद कब गठित किया गया था? तो भारत सचिव के पद का गठन किया गया था पहली बार वर्ष 1858 के अधिनियम के द्वारा। जब 1858 का अधिनियम आया था
तो उस समय भारत सचिव का पद बनाया गया। किसके स्थान पर? 2 पदों को समाप्त करके एक 1773 के एक्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, निदेशक मंडल, और दूसरा 1784 के एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल बना था, दोनों के को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या बनाया गया था? भारत सचिव का पद गठित किया गया था। और भारत सचिव 1945 में क्लेमेंट एटली ने किसको बनाया? पैथिक लॉरेंस को। और जो पैथिक लॉरेंस हैं ये आगे इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनते हैं। कहानी क्या हुई थोड़ा सा उसको समझिएगा। 18 फरवरी 1946 को 18 फरवरी 1946 को भारत में एक घटना होती है। 18 फरवरी 1946 को भारत में शाही नौसेना विद्रोह हुआ। भारत में शाही नौसेना विद्रोह हुआ। भारत में शाही नौसेना विद्रोह हुआ। और जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ उसके ठीक अगले दिन, देखिए जो शाही नौसेना विद्रोह है ये जब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उस आधुनिक इतिहास में इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों हुआ था, रीजन क्या था। तो जब शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ तो इसके ठीक अगले दिन का मतलब 19 फरवरी 1946, 19 फरवरी 1946 को क्या हुआ? पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किया। पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किया। पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा किया। भारत भेजने की घोषणा किया। अब आगे क्या हुआ? ये जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे? तो इस कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन भारत का पहुंचता है। कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है 19 फरवरी 1946 को और ये भारत पहुंचता है 23 मार्च 1946 को। ये भारत कब पहुंचा? 23 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? 23 मार्च 1946 को। अब इसके बाद क्या हुआ? तो पहले ये देख लेते हैं कि कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन से थे। तो जो हमारा कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? तो पहले सदस्य हो गए पैथिक लॉरेंस। और पैथिक लॉरेंस इसके कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष भी थे। ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। दूसरा सदस्य कौन था? दूसरा सदस्य था एवी अलेक्जेंडर। और तीसरा सदस्य कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरा सदस्य था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये 3 इसमें कौन थे? सदस्य थे। कौन कौन? अध्यक्ष के रूप में हो गए पैथिक लॉरेंस, दूसरे सदस्य हो गए एवी अलेक्जेंडर और तीसरे सदस्य हो गए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। यही तीनों सदस्य क्रिप्स मिशन में भी शामिल थे। यही तीनों सदस्य क्रिप्स मिशन
में भी शामिल थे और सेम यही तीनों सदस्य हमारे कैबिनेट मिशन में भी शामिल हैं। अब इसमें से ये क्या थे? ये नौसेना प्रमुख थे। एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना, ब्रिटिश नौसेना प्रमुख थे, ब्रिटिश नौसेना प्रमुख, और ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, व्यापार मंडल के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब इसके बाद क्या हुआ? 19 फरवरी को इसके गठन की घोषणा होती है और ये 23 मार्च 1946 को भारत आता है। और इसने जो भारत की परिस्थितियां थी उसकी जांच पड़ताल करके, पूरा विश्लेषण करके, भारत के नेताओं को के साथ बैठक करके जो भी उसको समझ में आया, जब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दिया तो रिपोर्ट में देखा जाए, रिपोर्ट इसने कब दिया? 30 मई 1946, 30 मई 1946 को, 30 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दिया। कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दिया। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दिया और जब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दिया तो इस रिपोर्ट में इसने क्या प्रावधान किया? इस रिपोर्ट में कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। भारत के लिए, भारत के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। दूसरी बात इसने क्या किया? संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। दूसरा प्रावधान हो गया। तीसरा प्रावधान इसने क्या किया कि संविधान सभा के सदस्य प्रांतों की विधान सभाओं से चुने जाएंगे। संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य प्रांतों की विधान सभाओं से चुने जाएंगे। प्रांतों की विधान सभाओं से चुने जाएंगे, चुने जाएंगे। और एक प्रावधान क्या किया? चौथा और लास्ट, इसने कहा कि संविधान सभा का एक सदस्य, संविधान सभा का एक सदस्य प्रति 10 लाख की जनसंख्या, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा। ये प्रावधान किसने किया? कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में किया। यही तो भारतीय कब से मांग रहे थे। और जब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में ये प्रावधान कर दिया तो भारत में मुस्लिम लीग को छोड़कर के सभी राजनीतिक दलों ने इसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब कैबिनेट मिशन ने अपनी ये रिपोर्ट दिया कि भारत में एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा और संविधान सभा के सदस्य प्रांतों के विधान
सभाओं से चुने जाएंगे। तो जब इस तरीके से प्रपोजल दिया गया भारतीयों के सामने, प्रस्ताव को रखा गया, तो कांग्रेस ने इसको तुरंत क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने स्वीकार किया लेकिन मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। अब मुस्लिम लीग के स्वीकार न करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ना कि भारत और पाकिस्तान के लिए। और मुस्लिम लीग को क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए था। किसी भी कीमत पर वो पाकिस्तान के पक्ष में थे कि हमको पाकिस्तान मिलना चाहिए। लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम भारत के लिए संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। इसी कारण से कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसको क्या किया, स्वीकार किया। कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ पर आगे की कहानी क्या है उसको समझते हैं। कैबिनेट मिशन ने अपनी जो रिपोर्ट दिया था उसमें एक गलती हुई है। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 30 मई को नहीं दिया था, बल्कि 26 मई 1946 को 26 मई 1946 को अपने क्या दिया था, रिपोर्ट दिया था। और इस रिपोर्ट में इसने ये सुझाव दिया था जो अभी चार आपको बताया कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतों की विधानसभाओं से किया जाएगा, एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर किया जाएगा और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ये जो प्रावधान है कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में किया। और जब कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दिया तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको क्या किया, अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार क्यों कर दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए जो पाकिस्तान की मांग थी, कैबिनेट मिशन में कहीं पाकिस्तान शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। अब यहाँ पर आगे होता क्या है, जब कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्मात्री सभा के गठन का बात प्रावधान कर दिया अपनी रिपोर्ट में, तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। अगर आपसे संविधान सभा के चुनाव के बारे में पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव होता है, संविधान सभा के लिए चुनाव होता है जुलाई 1946 में। कब हुआ? जुलाई 1946 में। और ये जो चुनाव हुआ था वो टोटल कितनी सीटों पर हुआ था? होना था 389 सीट पर, लेकिन 296 सीटों पर चुनाव हुआ। 296 सीटों पर चुनाव हुआ। अब जब 296 सीटों पर चुनाव हुआ तो कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई? कांग्रेस को प्राप्त होती है 208 सीट। और 208 सीट प्राप्त करने के बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और मुस्लिम लीग को प्राप्त होते हैं 73 सीट। मुस्लिम लीग को प्राप्त होते हैं 73 सीट। मुस्लिम लीग को प्राप्त होती है 73 सीट। और जब 73 सीट मुस्लिम लीग को मिलती है तो पूर्ण बहुमत मुस्लिम लीग को मिल नहीं पाता है। कांग्रेस 208 सीट प्राप्त करती है तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया। अब पूर्ण बहुमत जब कांग्रेस को मिल गया तो कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। 12 अगस्त 1946 ये घटना कब की है? 12 अगस्त 1946 को कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। कांग्रेस को
अंतरिम सरकार बनाने के लिए अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। अब यहाँ पर एक बवाल और होता है। जब कांग्रेस को आमंत्रित किया गया अंतरिम सरकार बनाने के लिए, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि मुस्लिम लीग को मौका कोई मिल नहीं रहा था। मुस्लिम लीग तो चाह रही थी पाकिस्तान का गठन हो, पाकिस्तान की मांग 1940 से चली रही थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान शब्द का कहीं पर दूर दूर कोई उल्लेख नहीं होता है। जब कांग्रेस को 208 सीट मिल गई, कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया, तो फिर मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि अगर ऐसा हुआ और हमको पाकिस्तान नहीं मिला, तो फिर हम भारत में सांप्रदायिक दंगा करेंगे और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे। ठीक। मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। और जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी, तो फिर यहाँ पर होगा क्या? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जब मनाएगी मुस्लिम लीग, तो यहाँ पर होगा सांप्रदायिक दंगा। अब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की कहानी क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू कब हुआ या मनाया कब गया? तो ये मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 को। ये कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। और इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की अगर हम लोग स्टार्टिंग की बात करें, तो इसकी स्टार्टिंग होती है नोआखाली से। इसकी स्टार्टिंग होती है नोआखाली से। और नोआखाली कहाँ पर है? ये पड़ता है बंगाल में। ये पड़ता है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। प्रत्यक्ष कार्य, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि यहाँ पर उसको पाकिस्तान मिल नहीं रहा था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कहाँ से होती है? बंगाल में स्थित नोआखाली से। और इसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूरे भारत के, उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में फैल गया, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हुआ करते थे। जैसे अपना संयुक्त प्रांत हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया। इन सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में सांप्रदायिक दंगे हुए। यहाँ पर क्या हुआ? सांप्रदायिक दंगा हुआ। अब सांप्रदायिक दंगा का मतलब ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। जहां पर हिंदू मजबूत पड़े, हिंदू की संख्या अधिक थी, वहां पर मुसलमान भाई लोग मारे गए। और जहां पर मुसलमान अधिक थे, वहां पर संख्या हिंदुओं की कम थी, तो वहां पर हिंदू भाई लोग मारे गए। मतलब जहां पर जो मजबूत पड़ा, वहां पर उसको वो मारा काटा। और इसके बाद भारत में बहुत भयावह स्थिति हो गई, कई लाख लोग मारे गए। तो उस समय माउंटबेटन भारत के वायसराय हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया कि गांधी जी से आग्रह किया कि आप किसी भी प्रकार से करके इन दंगों को रुकवाइए, क्योंकि सैनिकों से कंट्रोल में आ नहीं रहा था दंगा। तो माउंटबेटन ने क्या कहा कि आप इन दंगों को रुकवाइए, अन्यथा भारत में बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी सांप्रदायिक दंगा फैलने से। सांप्रदायिक दंगा मतलब एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को क्या कर रहा है? मार रहा है। तो जब ऐसा हुआ, तो माउंटबेटन ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप आइए, किसी भी प्रकार से करके सांप्रदायिक दंगा को रुकवाइए। तो होगा क्या आगे, उसको हम लोग देखते हैं। सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए या रुकवाने के लिए माउंटबेटन ने गांधी जी से आग्रह किया।
गांधी जी से आग्रह किया, गांधी जी से आग्रह किया। अब आगे हुआ क्या, जब गांधी जी से आग्रह किया तो गांधी जी यहां से जाते हैं नोआखाली, गांधी जी यहां से जाते हैं नोआखाली, और नोआखाली जाकर गांधी जी ने दंगा शांत कराया, गांधी जी ने दंगा शांत कराया। और जब गांधी जी ने दंगा शांत कराया तो माउंट बेटन ने गांधी जी को क्या कहा, माउंट बेटन ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, गांधी जी, गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। कहने का मतलब क्या है, माउंट बेटन ने सीधा सीधा एक लाइन कहा कि जो काम हमारे 50,000 सैनिक नहीं कर पा रहे थे वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाया, इसीलिए गांधी जी को कहा गया वन मैन बाउंड्री फोर्स। मतलब अकेले इसने, गांधी जी ने फोर्स का काम किया, पुलिस बल का काम किया और दंगा को क्या कराया, शांत कराया। यहाँ तक कहानी होती है। अब इसके बाद जब चुनाव हो गया, कांग्रेस को आमंत्रित किया गया, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, गांधी जी ने इसको शांत करवाया, तो फिर इसके बाद अंतरिम सरकार के गठन की बात आती है। जब अंतरिम सरकार के गठन की बात आई तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। अंतरिम सरकार का गठन कब किया जाता है, तो अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 दिसंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को होता है, 2 सितंबर 1946 को हुआ। और जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। कांग्रेस के 11 सदस्य, कांग्रेस के 11 सदस्य इसमें शामिल हुए। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो कांग्रेस के टोटल कितने सदस्य शामिल होते हैं, 11 सदस्य। और इन 11 सदस्यों से मिल करके, सॉरी 11 नहीं बल्कि 12 सदस्य हैं। इसमें टोटल कितने सदस्य शामिल होते हैं कांग्रेस के, 12 सदस्य। और जब 12 सदस्य इसमें कांग्रेस के शामिल होते हैं तो अंतरिम सरकार का गठन होता है। लेकिन इस अंतरिम सरकार में शुरुआत में कांग्रेस, मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का कोई सदस्य शामिल नहीं था, मुस्लिम लीग का कोई सदस्य शामिल नहीं था, मुस्लिम लीग का कोई सदस्य शामिल नहीं था। और जब कोई सदस्य शामिल नहीं था तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि 26 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। और जब अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं तो इनका उद्देश्य क्या था, इनका एकमात्र उद्देश्य था कि हम लोग सरकार में रह करके सरकार के कार्यों का विरोध करें और अपने पाकिस्तान की मांग को क्या करें, मजबूत करें। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, 2 सितंबर 1946 को। और जब अंतरिम सरकार का गठन होता है तो इसमें मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। और जब मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था तो फिर इसमें केवल कांग्रेसी सदस्य थे। और कांग्रेस के टोटल कितने सदस्य थे, 5 सदस्य। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल होते हैं
और मुस्लिम लीग के सदस्य कब शामिल होते हैं? 26 अक्टूबर 1946 को। और 26 अक्टूबर 1946 को कितने सदस्य शामिल हुए? 5 सदस्य। और जब 5 सदस्य शामिल होते हैं तो इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य एकमात्र था, हम किसी भी तरीके से करके पाकिस्तान की मांग को मजबूत करें और सरकार में रह करके इस मांग को मजबूत करें तथा सरकार के कार्यों को क्या करें? बाधित करें। अब इस तरीके से अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया। इसमें अंतरिम सरकार में अब आगे देखना है कि कौन कौन लोग शामिल थे, कौन अध्यक्ष था, किसको कौन सा विभाग दिया गया था। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अब यहाँ तक कहानी हम लोग पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुंचे? अंतरिम सरकार के गठन तक। अब अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। अभी हम लोगों ने देखा कि कैबिनेट मिशन का गठन होता, सॉरी, अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। शुरुआत में इसमें मुस्लिम लीग के कोई सदस्य शामिल नहीं था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल होते हैं। और कब शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। इन सदस्यों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि सरकार में रहकर पाकिस्तान की मांग को मजबूत करना और सरकार के कामों में विरोध करना। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक सूची देखते हैं कि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें किसे कौन सा विभाग दिया गया था या किसके पास कौन सा मंत्रालय शामिल था। जैसे लॉर्ड लुई माउंटबेटन उस समय क्या थे? उस सरकार के, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष या राष्ट्रपति हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री इनको बनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? गृह मंत्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और बलदेव सिंह, इनको बनाया गया था भारत का रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था कृषि एवं खाद्य मंत्री। सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था शिक्षा मंत्री। अरोड़ा आसफ अली को बनाया गया था रेल मंत्री। और लियाकत अली को बनाया गया था वित्त मंत्री, या इनको वित्त मंत्रालय या ये सारे मंत्रालय दिए गए थे। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि आजादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आजादी के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हो गए? सी राजगोपालाचारी। लेकिन जब भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बन गया, हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद शिक्षा मंत्री कौन थे? तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बात समझ आ रही है? तब वहां पर क्या बोलेंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन इस समय शिक्षा मंत्री कौन था अंतरिम सरकार के समय? तो सी राजगोपालाचारी थे। अब यहाँ पर सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। अरोड़ा आसफ अली को रेल मंत्री बना दिया जाता है। लियाकत अली को वित्त मंत्री बना दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि एवं खाद्य मंत्री बना दिया जाता है। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री। ये सारे काम हो गए। अब यहां से हम लोग आगे चलेंगे तो क्लीमेट एटली ने एक घोषणा किया था और अपनी घोषणा में क्या कहा था कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेट एटली ने घोषणा किया। कब की बात हो रही है? 20 फरवरी, ये सवाल पूछा हुआ है कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेट एटली ने घोषणा किया। क्लीमेट एटली ने घोषणा किया। क्लीमेट एटली ने घोषणा किया। और घोषणा क्या किया कि जून 1948 से पहले, क्लीमेट एटली ने घोषणा किया कि जून 1947 से पहले, 1947 से पहले भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। भारतीयों को सौंप दी जाएगी या भारत को आजाद कर दिया जाएगा। भारत के लोग अपना शासन प्रशासन करेंगे। ब्रिटेन अब भारत में कोई शासन नहीं करेगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपे जाने की घोषणा किसने किया? क्लीमेट एटली ने। कब किया था? 20 फरवरी 1947 में। और क्या कहा था कि जून 1948 से पहले
जून 1948 से पहले हम भारत की सत्ता भारतीयों को क्या करेंगे, सौंप देंगे, और फिर भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, और फिर ब्रिटेन से कोई शासन प्रशासन यहाँ पर नहीं करेगा। अब अंतरिम सरकार के गठन तक की कहानी हो गई। अब अंतरिम सरकार के गठन के बाद यहाँ पर अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना। और माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, और फिर माउंटबेटन योजना के तुरंत बाद अगली घटना होती है संविधान सभा का गठन, जिसमें 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और फिर इसके 2 दिन बाद मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था। तो ये जो एक सीक्वेंस की कहानी है, इसको हम लोग देखते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।